खैर भाई, तो अब जो है मेरे पास ये है बेसिकली मिसाल के तौर पे भाई, एक पेपर था मेरा जो मैंने वहां करवाया था। ठीक है। और कॉमन मिस्टेक जो सबकी आ रही थी वो भी मैं बता देता हूँ भाई, क्या मसले मसाइल आ रहे थे। देखो, अब ये देखो 2 मार्कर क्वेश्चन है हमारे पास ऊपर सबसे टॉप पर। कह रहा है डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चला गया। यस। अब डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, भाई अगर आपने ये लिख दिया तो इसमें आपका जो नेक्स्ट बेस्ट, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर जो है ना नेक्स्ट बेस्ट फॉर गॉन, इन दो वर्ड्स को अंडरलाइन करके एक एक मार्क दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है कि भाई जिसमें आपके पास इतनी कोई डेफिनेशन है नहीं, सॉरी कंटेंट है आपके पास लिखने के लिए, ठीक है, तो कोशिश करो यार कि एटलीस्ट जो है ना कि उसके टू 2 पॉइंट्स तो एटलीस्ट वैलिड लिखो आप। ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट यू मीन बाय लेबर प्रोडक्टिविटी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब जो है एक आपका जो लेबर है वो आपका एफिशिएंटली काम कर रहा है, जिसमें वो रिसोर्सेज को बहुत प्रॉपर्ली एलोकेट कर रहा है और वेस्टेज नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर आप लिखो कि इट ऑल्सो मीन्स दैट, ये हो गया एक पॉइंट। फिर आप लिखोगे भाई ये इफेक्टिवली काम करता है लेबर, जिसमें वो कस्टमर्स की जितनी भी डिमांड्स आती है ना उनको उसके हिसाब से एंटरटेन करता है, मतलब स्पेसिफिक कस्टमर स्पेसिफिक होकर, कस्टमर ओरिएंटेड होकर काम कर रहा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब भाई हमारे पास है एक्सप्लेन टू क्वालिटीज एंड एंटरप्रेन्योर इज लाइकली टू नीड फॉर सक्सेस। अब देखो यार, ये लिखा हुआ है 2 क्वालिटीज, बट द पॉइंट इज कि ना हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क का है। तो ना मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि भाई अगर वो 2 मांग रहे हैं ना, तो एक क्वालिटी को मेंशन करो, उसके नीचे ना 2 बातें लिख कर आ जाओ। फिर एक क्वालिटी को मेंशन करो, उसके नीचे 2 बातें लिख कर आ जाओ। अब कैसे? या ऐसा कर लो कि भाई एक क्वालिटी मेंशन करी, उसकी एक बात, लेकिन बाकी जो है ना एक उसमें से उसकी ना 2 बातें लिख कर आ दो। क्यों? क्योंकि देखो यार, टू क्वालिटीज एंड एंटरप्रेन्योर इज लाइकली टू नीड फॉर सक्सेस। अब क्वालिटीज में क्या है भाई, वो आपका जो है ना क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो। तो इनमें से ना कोई भी एक उठा लो। आप रिस्क टेकर हो, तो रिस्क टेकर उठा लिया आपने, उसके नीचे एंटरप्रेन्योर कैन बी अ रिस्क टेकर। और उसके नीचे आपने लिख दिया कि भाई ही एम्प्लॉयज ऑल दिस अमाउंट एंड ही बिकम्स क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, जिसकी वजह से उसका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। या ये लिख दिया कि ही इज अ रिस्क टेकर, ही कंबाइंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज एंड फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कस्टमर। तो भाई ये एक पूरी जो बात आपने लिखी है ना, ये उसकी कंप्लीट क्वालिटी विद एप्लीकेशन बता रहे हैं भाई। 3 पॉइंट्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए 3 बातें आपको लिखनी होंगी। फिर डिफाइन द टर्म डिमांड, अगेन डिमांड की 2 बातें लिखनी है। एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स विच माइट इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। भाई 3 मार्कर है, 3 बातें। सप्लाई को कौन कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करती है भाई, आप क्या क्या समझते हो भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है हमारे पास, अगर इकोनॉमिक्स की कुछ चीजें याद है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है हमारे पास। फिर हमारे पास इसमें कंज्यूमर की इनकम होती है हमारे पास। ठीक है ना, फिर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है, ये भी होता है। वॉर होती है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो भाई इसमें से ना कोई भी आप दो या तीन, तीन तो एटलीस्ट लिखो ताकि आपका सेटिस्फाई हो जाए। अक्सर बच्चे तो चार चार भी लिख कर आ जाते हैं। वो कोई बात नहीं भाई, बुकलेट दी हुई है आपको, उसके अंदर अगर आपको लिबर्टी है ना थोड़ा सा सही लिखने की तो लिख कर आओ भाई, एग्जामिनर मार्क्स देगा इस पे। फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑन अ बिजनेस ऑफ हैविंग अ हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। अरे भाई ये तो बहुत इजी सवाल है। हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा तो बिजनेस विल रन, 5 बातें भाई, 5 बातें लिखनी है आपने। बिजनेस विल रन स्मूथली। ठीक है। फिर क्राइसिस पीरियड में सरवाइव करना आसान हो जाएगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो मैनेजर को इन्फॉर्म करना आसान हो जाएगा। कंपनी को डे टू डे बेसिस पे चलाना आसान हो जाएगा। वेजेस टाइम पे, सप्लायर्स को प्रॉम्प्ट पेमेंट्स होंगी। तो भाई वर्किंग कैपिटल के तो बहुत फायदे हैं। अगर आपका पैसा ज्यादा होगा आपके पास तो आप तो आराम से जो अपने कंपनी को इजीली लेके चल सकते हो। फिर एक्सप्लेन 2 वेज इन विच अ बिजनेस कुड इम्प्रूव इट्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल। हाँ भाई, क्या होता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, किसी को आइडिया है? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल? नहीं। नहीं आइडिया? नहीं नहीं।
अच्छा देखो भाई, इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है ना बेसिकली एक इंटेंजिबल एसेट ही होता है एक कंपनी का। लेकिन इंटेंजिबल एसेट इन व्हाट सेंस? इंटेंजिबल एसेट्स इन टू सेंस। एक होता है, मैं लिखूं कैसे यार इसको, कोने खांचे में घुसेड़ता हूँ, एक मिनट। इंटेलेक्चुअल कैपिटल is based on two things. One is human capital, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ये इसकी जो नेचर होती है ना, इंटेंजिबल होती है, यू कैन नॉट सी, ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि भाई आपकी आपकी बिजनेस के अंदर कितना अच्छा बंदा काम कर रहा है, मतलब कितना वेल वर्स्ड है, कितना स्किल्ड है, कितना एक्सपीरियंस है। बिकॉज देखो नॉर्मली आपके बिजनेसेस में ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज को, अपनी क्वालिटी को आप बेस करते हो कुछ चीजों के ऊपर। अगर आपका एम्प्लॉय बहुत ज्यादा वेल वर्स है, फुल भाई बेहतरीन स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है मार्केट का, तो आप बोलोगे भाई मेरा वर्कफोर्स बहुत अच्छा है। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट इज ह्यूमन कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है वो इटसेल्फ टोटल वैल्यू होती है। अच्छा, अब देखो एक चीज हो गई है ना वहां ह्यूमन कैपिटल, इसके अलावा इसमें एक और कौन सी चीज आ रही है? यार मेरी आवाज सही आ रही है, लैग कर रही है? सही आ रही है। बाकी लोग सही आ रही है। सही आ रही है? अच्छा ओके। तो एक हमारे पास ये ह्यूमन कैपिटल हो गया भाई, इसके अंदर फिर एक हमारे पास इसमें आता है स्ट्रक्चरल कैपिटल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल मींस व्हाट काइंड ऑफ अ वर्कफोर्स इज वर्किंग, एंड स्ट्रक्चरल कैपिटल मींस कि आपकी हायरार्की कैसी है, ठीक है ना। आपकी हायरार्की कैसी है, आपकी हायरार्की में कितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज योर मैनेजर्स। कौन किसको सुपरवाइज कर रहा है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, कौन किसको अकाउंटेबल है, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। नाउ दीज टू थिंग्स मेक एन इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ये दो चीजों को आप मिलाओगे तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल मिलता है। नाउ इंटेलेक्चुअल कैपिटल इन दोनों का जो टोटल फॉर्म होता है ना, टोटल वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट है भाई, टोटल वैल्यू जो है ना उसको बोलते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल कैपिटल। एक्सप्लेन टू वेज इन विच अ बिजनेस को इंप्रूव इन इंटेलेक्चुअल कैपिटल। भाई कैसे करोगे आप? ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली अपने अच्छे से अच्छी वर्कफोर्स को अच्छा करो आप अपनी। स्ट्रक्चर कैपिटल का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि भाई आप अपने जो है ना हायरार्की को बड़ा करो, वो तो आपकी फिक्स कॉस्ट को बढ़ाएगी। आप मल्टी टैलेंटेड लोगों को हायर करो, या या मार्केट के अच्छे मैनेजर्स को हायर करो, जो आपकी तमाम जो एम्प्लॉय बेस है ना, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से लेके चले, उनसे काम कराना जानते हो, उनसे किस तरीके से जो है ना काम निकलवाना हो वो जानते हो, डेडलाइंस मीट करा सकते हो। ये दीज आर द टू वेज जिससे आप अपनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है भाई, कितने मार्क्स का सवाल है भाई? 3 मार्क्स का सवाल है ये। अच्छा, अब इसमें आ जाओ हमारे पास ये जो ऐसे क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास एनालाइज द बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। अब आपने एनालाइज करना है बिजनेस को। एनालाइज का मतलब है जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स याद है ना, ओ लेवल से ए लेवल्स तक सब लिख डालो भाई। बाहर से हायर करने के क्या फायदे होंगे? बाहर से हायर करने के भाई फायदे ये होते हैं, एक्सपीरियंस आता है, मार्केट का एक्सपोजर बंदा आता है, ही विल ब्रिंग समथिंग न्यू इन द बिजनेस। स्किल्स उसके पास होती हैं, ज्यादा ट्रेनिंग की उसको जरूरत नहीं होती है। 5 बातें तो ये हो गई, ठीक है। ज्यादा ट्रेनिंग की उसको जरूरत नहीं होती है। कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो, अच्छा हाँ एक और बात, अगर आपने डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट किया, डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट मींस कि आपने हर कैटेगरी का बंदा अपने पास रखा हुआ है, हर रेस का, हर कल्चर का आपने बंदा रखा है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, तो उससे भी आपको फायदा ये होगा कि जब आपकी डाइवर्स वर्कफोर्स होगी ना, तो वो जगह जगह पे काम करेगी, और जगह जगह जब वो काम करेगी, वो सॉरी आपकी कंपनी में वो हर एक बंदे से वो डीलिंग आराम से कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पठान एम्प्लॉय को रख लेता हूँ, तो पठान एम्प्लॉय पठान कस्टमर को आराम से डील कर लेगा। इन दी एंड हम लोगों को बिजनेस लेकर आना है, तो बिजनेस तो किसी तरीके से भी आ सकता है। अगर भाई जिसने भी ट्रैवलिंग करी है, मैंने एग्जाम्पल अक्सर दिए एमरेट्स की। एमरेट्स यूजुअली हायर डाइवर्स वर्कफोर्स। वो एयर होस्टेसेस जो हायर करते हैं, या स्टूवर्ड्स जो हायर करते हैं, वो सब जो होते हैं ना डिफरेंट कल्चर के होते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तानी भी मिलेगा आप, मतलब दैट इज मुसलमान भी मिलेगा आपको, इंडियन भी मिलेगी, रशियन भी मिलेगी आपको, जापानीज भी मिलेगी आपको। ना इसमें जो जापानीज कस्टमर जा रहा है वो जापानीज से डील करेगा, जो मुसलमान बंदा जा रहा है मुसलमान से डील करेगा। इससे क्या होता है, आप कंफर्टेबल महसूस करते हो।
व्हेन यू फील कंफर्टेबल तो फिर आप उस पर्टिकुलर सर्विस को दोबारा लेने की कोशिश करते हो। तो एनालाइज दी बेनिफिट्स टू अ बिग रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज, तो यही है भाई। एम्प्लॉय अच्छा, ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे वर्किंग एनवायरनमेंट उसका अच्छा होगा, वो कुछ नया लेकर आएगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, एक्सपोजर ज्यादा होगा उसका मार्केट में। उसके बाद वो वो अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा, कोई नए तरीके ढूंढेगा बिजनेस को इंक्रीज करने का। फिर डाइवर्स वर्कफोर्स होगी तो कल्चर डिफरेंसेस खत्म होंगे, आप और क्लाइंटेल अपना बढ़ा सकते हो, कस्टमर बेस बढ़ा सकते हो, कस्टमर कंफर्टेबल होगा आपकी सर्विसेज से, तो फिर वो रिटेंशन आपकी बढ़ेगी। तो भाई ये 8 मार्कर के अंदर ना ये तमाम बातें आपने लिखनी है। इसमें कोई डिसएडवांटेज एडवांटेज वाला सीन नहीं है, इसमें एनालाइज करना है हर एक फैक्ट। और बेनिफिट्स उसने स्पेसिफिक कर दिया, भाई स्पेसिफिक बेनिफिट्स बता दो मुझे। तो बहुत स्पेसिफिक होकर इसमें काम करना है। हाँ, जब डिस्कस का क्वेश्चन आ जाए तो भाई डिस्कस के क्वेश्चन में फिर आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे गेम खेलनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो भाई आप इसमें अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन है तो भाई इंट्रो की जरूरत होगी, तो सबसे पहले तो आप इंट्रो लिखोगे इसमें, ठीक है ना। इंट्रो में क्या होता है, इंट्रो में आप सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट की होगी ना डेफिनेशन आप लिखोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है ना फिर बाकी सामान लिखोगे। अब ये क्या कह रहा है, डिस्कस वेदर द यूज ऑफ हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कुड इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन इन अ स्कूल। इन अ स्कूल उसने आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बना के दे दिया, स्पेसिफाई करके दे दिया कि आपने स्कूल के पर्सपेक्टिव से लिखना। नाउ हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, भाई टू फैक्टर थ्योरी क्या होती है, दो बातें उसमें होती हैं। एक होती है उसमें मोटिवेशनल फैक्टर्स, दूसरा इसमें आते हैं हाइजीन फैक्टर्स। अब इसके हिसाब से आपने पूरा लिखना है। अब सबसे पहले तो आप करोगे भाई हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, इसके बहुत ज्यादा कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये थ्योरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल की थी। इसको इंट्रोड्यूस करवाओगे ना आप तो इसका इंट्रो लिखोगे आप, ये बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी। इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की बात करिए, दैट इज आपके हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं। फिर आप उसमें लिखोगे हाइजीन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स में हमारे पास है ना रिलेशनशिप विद एम्प्लॉइज, रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट्स, स्टेटस, रिकग्निशन, ठीक है ना, वर्किंग कंडीशंस, ये आते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स में क्या आते हैं, आपका स्टेटस, आपकी सैलरी, आपका जो है प्रमोशनल चांसेस आपके कितने हैं, ठीक है ना। और आपका बॉस जो है ना, आप बॉस बन सकते हो नहीं बनो, मतलब इस तरीके की चीजें। तो आपके फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है, नॉन मोटिवेशनल फैक्टर जो आपके फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स ने ये दो चीजें होती। अभी आपने कर दिया इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करने के बाद अब आ जाओ मेन पार्ट पे। अरे अब आप मेन कोर्स लिखोगे, दैट इज कि भाई हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी कुड इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन फॉर अ स्टाफ मेंबर। अगर मैं टीचर के परस्पेक्टिव से बात करूं तो हाँ भाई बहुत करेगी, इसलिए क्योंकि हाइजीन फैक्टर, अगर आप एक टीचर को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दोगे, टीचर के का जो काम होगा ना उसको वर्किंग कंडीशंस अच्छी दोगे, उसको उसके ऊपर से उसको स्ट्रेसफुल नहीं रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है टीचर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वो अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करेगा, स्टूडेंट्स को अच्छे से केटर करेगा, स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उनके फाइनल रिजल्ट्स अच्छे होंगे। फिर आपने रिलेशनशिप्स अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रखना है, आपने जो है ऑटोक्रेटिक नहीं, आपने डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अपनाना है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप अपनाना है, आपने उसको इन्वॉल्व करना है, किसी भी बच्चे की करिकुलम के हिसाब से बात करनी है, किसी भी बच्चे के रिजल्ट के हिसाब से बात करनी है, तो आप अपने टीचर को करोगे, बिकॉज टीचर्स आर द वंस हु आर एक्चुअली डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपने ये सारी बातें लिखी, फिर आप लिखोगे मोटिवेशनल बातें कि हाँ भाई टीचर्स को प्रमोशन के चांसेस दो, टीचर को अगर वो पार्ट टाइम आया तो उसको प्रमोशन के चांसेस दो, टीचर्स की ट्रेनिंग करवाओ, टीचर्स को जो है मतलब उनकी सैलरी इंक्रीज करो, टीचर्स को आप नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स दो। क्योंकि देखो ये सारी बातें जब होगी तो जितना टीचर सिक्योर महसूस करेगा उतना ज्यादा वो अच्छा काम करके देगा आपको। अब अब ये तो हो गया आपने कि भाई ये अच्छी अच्छी बातें हर्सबर्ग की। अब आ जाओ बुराई के ऊपर, ठीक है। आप बोलोगे कुछ लोग जो होते हैं उनको हर्सबर्ग की थ्योरी नहीं समझ में आती है, कुछ लोग मैस्लो की हायरार्की मांगते हैं, कुछ लोगों को जो है मतलब सिक्योरिटी नीड्स की जरूरत है, जॉब सिक्योरिटी की चाहिए। या अगर इसमें ये भी लिख सकते हो, अगर आप इसमें हर्सबर्ग में भी जॉब सिक्योरिटी होती है, तो आप जॉब सिक्योरिटी के अंदर ये लिखो कि आप जॉब सेटिस्फैक्शन टीचर के लिए क्रिएट करो, जिसमें आप जो उसको जॉब रोटेशन दो, जॉब इनलार्जमेंट दो, जॉब इनरिचमेंट हो उसको। लार्ज इनलार्जमेंट कैसे दे सकते हो कि भाई आप उस पर थोड़ा वर्कलोड डालो ताकि वो मोटिवेट हो, उसको फील हो कि यार आई बिलोंग इन दिस कंपनी। आप उसको जॉब इनरिचमेंट दो, उसकी वर्कशॉप्स कराओ,
जो वर्कशॉप्स में उसको फिर कोई नई स्किल सिखाओ जो उसको नहीं आती है, जिसमें दैट में इंक्लूड कि भाई आपने क्लास मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये तमाम बातें जो है ना आप इसमें लिखते चले आओगे। अब ये 12 मार्क का क्वेश्चन है भाई, 12 मार्क के क्वेश्चन में आपने बहुत बातें डालनी होती है। एफडब्ल्यू टेलर को इसमें इंट्रोड्यूस करा दो, और एफडब्ल्यू टेलर को इंट्रोड्यूस ऐसे कराओ क्या, बोलो अच्छा अभी तो आपने हर्सबर्ग की सारी अच्छी बातें कर दी, अब जो थ्योरीज आप नहीं चूज कर रहे हो, आपने बोला एफडब्ल्यू टेलर तो लग ही नहीं सकता, इसलिए कि वो कहता है मनी इज द मोटिवेटर, इकोनॉमिक मैन है भाई, वो तो बोलता है कि अगर एक बंदा भी अगर काम कर लेगा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, एंड दिस इज नॉट इन द केस ऑफ अ स्कूल। Why? Because there we have a number of students over there. We have different subjects, and one teacher cannot teach all the subjects. So we need a teamwork effort for doing this work. तो ये आपने इसमें लिखना है, ठीक है ना। फिर आप इसमें ले आओ उसको, अपने मैस्लो की हायरार्की को ले आओ। मैस्लो बोलता है कि वी हैव 5 स्टेजेस, जिसमें आपको 5 स्टेजेस से गुजरना होता है, एंड टीचर इज नॉट नेसेसरी गोइंग थ्रू ऑल दीज स्टेजेस। टीचर नॉर्मली सेल्फ एस्टीम मांगते हैं, उसकी एक स्टेज जो है दैट इज रिकग्निशन एंड रेपुटेशन, उनकी अच्छी हो जाए, उनकी इज्जत बढ़े। दिस इज दी ओनली थिंग्स। तो आप समझ रहे हो ना कि भाई आपका एक पैराग्राफ इंट्रो का आएगा इसमें, फिर सारी हर्सबर्ग के फायदे आएंगे इसमें, फिर उसका अगला सवाल जो आप लिखो उसके बाद लिखोगे आप बाकी जो थ्योरीज आप नहीं चूज कर रहे हो, वो आपने क्यों चूज नहीं करी फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल। फिर इवैल्यूएशन आप इसकी लिखोगे, लास्ट पार्ट इवैल्यूएशन में आप लिखोगे भाई हर्सबर्ग की थ्योरी एज कंपेयर्ड टू अदर थ्योरीज आर मोस्ट सुटेबल वन बिकॉज Herzberg has identified all the basic needs what a teacher wants from an organization and what an organization wants from a teacher। ठीक है, इस तरीके से करके अपना आंसर आप एंड कर दोगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पेपर था जो मैंने समझाना था भाई आप लोगों को कि भाई इस तरीके से सॉल्व आउट करना है। हमारे पास इस पेपर में जो टाइम है वो टाइम देख लो भाई, हमारे पास 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है। ऊपर का जो सेक्शन ए है इसको मैक्सिमम आप 15 से 17 मिनट दे दो, ये भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 18 मार्क्स का टारगेट रखोगे, 18 आउट ऑफ 20 तो इसमें लेने ही लेने। रही बात सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपने एक टारगेट रखा है कि 14 मार्क्स लेने मैंने आउट ऑफ 20, और ये 20 मिनट जो मैंने खर्च कर दिए ना, इसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है वो मैं इसमें लगाऊंगा। और बहुत अच्छे से बना के अपना आंसर लिखो विद आंसर। योर आंसर शुड इंक्लूड एन इंट्रो, मेन पार्ट विद एनालिसिस, and then finally you should have evaluation। इस तरीके से भाई आपका ये पेपर हो जाना है कंप्लीट। अच्छा जी। अच्छा, अब जो है मैंने कल जो क्लास में कराया था मैं वो बता देता हूँ। मैंने क्लास में कल जो है ना एक ये चीज कराई थी जिसको हम लोग बोलते हैं बॉस्टन मैट्रिक्स। आइडिया है किसी को बॉस्टन मैट्रिक्स क्या चीज है? नहीं सर। क्या चीज? नहीं नहीं। नहीं आइडिया दो यार, तो पता होना चाहिए। पढ़ा था क्लास में लेकिन समझ कुछ नहीं आया। अच्छा देखो, अब मैं बॉस्टन मैट्रिक्स समझाता हूँ। देखो बॉस्टन मैट्रिक्स बेसिकली एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किस चीज का है, ये बेसिकली बताता है कि एक कंपनी अपने 6-7 प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनता है। उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर वो डिफरेंट जो सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है ना, उनकी अपनी अपनी जगह होती है। दैट मीन्स कि एक कैश का होगा, एक स्टार होगा, एक प्रॉब्लम चाइल्ड होगा, एक डॉग होगा। अभी कैसे अजीब से नाम है बट इनके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। देखो मैंने जो एक प्रोडक्ट उठाया था कल क्लास में, वो मैंने उठाया था डेयरी मिल्क के बारे में। नाउ डेयरी मिल्क इज बेसिकली एक ऐसा कैडबरी वालों का प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसी जमाने में जब उठा था तो वो मेच्योरिटी पे पहुंचा, मतलब अपनी पीक पे पहुंचा, और फिर वो आज तक चले जा रहा है। आज तक इसका कभी भी किसी भी किस्म का डिक्लाइन नहीं आया। ये होता है भाई मेच्योरिटी। तो कैडबरी की जो डेयरी मिल्क आती है उसकी जो एक स्टैंडर्ड बार है जो 20 से 30 रुपए के बीच में फॉल करती है। आप खुद देख लो, जो भी नया आउटलेट खुल ले, कोई ग्रोसरी स्टोर खुल ले, कोई छोटी दुकान खुल ले, वहां पर ये कैडबरी का छोटा सा एक फ्रिज होता है और उसमें ये 20 से 30 रुपए की कैडबरी बार पड़ी हुई होती है। फिर इसी बार को यूज करते हुए आजकल लोग कितने डिजर्ट्स बना रहे हैं, शेक्स बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, ठीक है ना। पर वो मेन टेस्ट कहाँ से आ रहा है? डेयरी मिल्क की स्टैंडर्ड बार से। डेयरी मिल्क की स्टैंडर्ड बार, अब आपको पता होगा मेच्योरिटी स्टेज पे जब एक प्रोडक्ट पहुंचता है
तो हम उसके बारे में क्या बात करते हैं कि ये वो प्रोडक्ट है जो कंपनी को सिर्फ कैश ही बनाकर वो बना के दे रहा है, इसमें कंपनी किसी भी किस्म की मार्केटिंग नहीं करती। तो ऐसा प्रोडक्ट जो मेच्योरिटी पे पहुंचे और हयात रहे, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग कैश काउ बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमें हमेशा पैसा ही मिलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है ना, जब आपका एक प्रोडक्ट बन जाए, कैश काउ बन जाए, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट के पैसे को इस्तेमाल करते हुए आप बाकी प्रोडक्ट्स में को निकालना शुरू करते हैं, आप उनकी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ओरियो है, उसमें हमारे पास कैशियो नट भी आती है डेयरी मिल्क में, और एक बबली भी आती है। दीज आर थ्री डिफरेंट फ्लेवर्स। नाउ बबली इज राइट नाउ एट अ स्टार पोजिशन। देखो, प्रॉब्लम चाइल्ड का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम चाइल्ड का मतलब है अभी मार्केट में मैंने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है, ये मार्केट में अभी सरवाइव करेगा ऑन अ डिफरेंट लेवल। कुछ पता नहीं है कि ये मार्केट में जो उतरा है तो ये किस तरीके से मार्केट रिस्पॉन्ड करती है। कहने का मतलब कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये चलेगा, या ये डूब जाएगा। तो भाई ये दो बातें हैं हमारे पास कि भाई या तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना प्रॉब्लम चाइल्ड है क्योंकि मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, अभी ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ना कुछ यहाँ वाली स्टेज पर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। तो अगर ये मार्केट में चला तो ये आहिस्ता 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 ग्रोथ की तरफ जाएगा। सो दिस मीन्स कि अब ये प्रॉब्लम चाइल्ड से आहिस्ता 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 स्टार की तरफ मूव हो रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर लोगों ने इसको पसंद नहीं करा, तो कंपनी कहती भाई ये प्रॉब्लम चाइल्ड था और मजीद इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, तो आप पैसा बाहर निकाल लो। समझ आ रही है यहां तक मेरी बात? यहां तक कहानी समझ आ रही है? इस चीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यहां तक कहानी क्लियर है? जी जी। जी सर। सही है। अच्छा, अब देखो हमारे पास जब ये प्रॉब्लम चाइल्ड जब स्टार बन जाता है, तो स्टार का मतलब क्या है कि इसकी एक अलग से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनेगी कि भाई ये इंट्रोड्यूस हुआ, मेच्योरिटी पे पहुंचा और इसका सैचुरेशन अन करीब है। मतलब इसके बाद ये डिक्लाइन पर आ जाएगा, इसका सैचुरेशन आएगा। अब बबली के लिए ये लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं कि भाई ये स्टार प्रोडक्ट है, इसका अभी जोन चल रहा है, ये मेच्योरिटी पर है भाई, क्योंकि है बहुत अच्छी बिक्री है, लेकिन इसका सैचुरेशन और डिक्लाइन है, ये कहीं ना कहीं गिर जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो स्टार प्रोडक्ट एक टाइम में स्टार स्टार का मतलब क्या है कि भाई एक टाइम में आपको खूब पैसा कमा के देगा, हर उरूज का जवाल है, तो उरूज पे तो पहुंच गया, अब इसका जवाल अन करीब है, गिर जाएगा। ठीक है। जब ये गिरने लगेगी, जब ये डिक्लाइन पर आ जाएगा, तो फिर आपका जो बिजनेस है, जो आपकी ये कैडबरी की जो कंपनी है, ये फिर किसी और टाइप की चॉकलेट, मतलब चॉकलेट का टेस्ट तो वो रहेगा, किसी और डिजाइन में, किसी और फ्लेवर में इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है। कल एक बच्चे ने क्लास में मुझे बोला कि सर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो स्टार से कैश काउ बन जाए? मैंने बोला बिल्कुल है। मैंने बोला पेप्सी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पेप्सी इटसेल्फ इज अ कैश काउ, लेकिन पेप्सी ने एक टाइम पे एक्वाफीना, पानी पानी की मार्केट में एंटर हुआ और एक्वाफीना निकाला। ठीक है। एक्वाफीना वाज अ प्रॉब्लम चाइल्ड एट दैट टाइम, व्हाई? बिकॉज नेस्ले वाज देयर, एवा वाज देयर, ये दो तीन ब्रांड्स थे जो एक्वाफीना को ऊपर नहीं आए, लेकिन आहिस्ता 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 इट बिकेम अ स्टार, क्योंकि लोगों के पास कंज्यूमर चॉइस आ गई। स्टार हुआ 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 हुआ, उसके बाद भी पता चला कि नेस्ले वालों ने अपनी स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है ना वो गिरा दी है, जिसकी वजह से एक कहते हैं ना उर्दू में एक है कि एक बंदा गलती करता है तो दूसरा उसका फायदा उठाता है। तो एक बंदे ने गलती करी, द अदर कंपनी कैपिटलाइज हुआ, एक्वाफीना को चांस मिल गया, एक्वाफीना ऊपर आ गया। आज मैं कहता हूँ एक्वाफीना इज ऑल्सो अ कैश काउ फॉर पेप्सी कंपनी इन वाटर मार्केट। ठीक है। इसराइल वगैरह का और इन सब का जो हमारा सिनेरियो है, उस चीज को हटा के अगर आप देखें, प्रॉब्लम फलस्तीन वाला जो हटा के देखें, तो पीपल वर एक्चुअली, होटल्स रेस्टोरेंट्स वर नॉट बाइंग नेस्ले बट दे वर बाइंग एक्वाफीना मोर। ठीक है। तो एक्वाफीना इज नाउ अ कैश काउ, और वो उसका भी कोई डिक्लाइन नहीं है। कैश काउ एक ऐसा, एक्वाफीना एक ऐसा वो है, अपना ब्रांड है बॉटल का पानी की, कि भाई ये चलता रहेगा ताहयात। ये तो अभी एक प्रॉब्लम हमारे बीच में आ गई, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं भाई उनको सपोर्ट करनी है तो हम उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, अदरवाइज तो भाई वो चल रहा है, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है। तो ये होता है कि इस तरीके से ना आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अपनी कैटेगराइज करते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डॉग? डॉग जो था ना वो मैंने कैटेगराइज किया था डेयरी मिल्क की ओरियो को। डॉग इज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि कंपनी को सिर्फ लॉस ही क्रिएट करके दे रहा होता है, सिर्फ लॉस देता है वो कंपनी को क्रिएट करके। लेकिन द ओनली थिंग इज कि चूंकि ये कंपनी की कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर रहा होता है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट, मतलब कंपनी के
लॉसेस को एक्सपेंसेस को डिवाइड, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बोला भाई मैंने जो है 1 2 3 4 चार प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है ना, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज डॉग। तो यार जो मेरे एक्सपेंस है, मैंने कहा मैं मेरी एक्सपेंसेस इन चारों को बनाने का 1000 रुपये आता है, तो मैं इसका एक्सपेंस 4 पे डिवाइड करूँ। अब जो 4 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा एक का जो वो आंसर है वो ज्यादा कम आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं मैं डॉग को बंद करके 3 पे ले आता हूं, मतलब 1 2 3 कैश का और स्टार एंड प्रॉब्लम चाइल्ड पे ले आता हूँ, तो यार देखो प्रॉफिट्स जो है ना और कम हो जाएंगे कैश काउ के और स्टार के। तो कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, वो ऑन डिमांड चीज बनाते हैं। अब ये ओरियो है ना, कुछ इलाकों में ही जाती है। इन मिसाल के तौर पे 15 से 20 हजार यूनिट जो है ना कंपनी बनाती है, वो बनते ही तब है जब उनको उस टाइप का ऑर्डर आता है, उतारते हैं और बिक जाता है। ओरियो इनफ्लक्स में नहीं बनता। वो कहते हैं कि भाई ये डॉग है, इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसको अगर हम लोग बहुत ज्यादा बना के डाल देंगे तो ये मार्केट में बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है या लोग डिमांड नहीं करेंगे वहां पड़ी रहेगी, नुकसान है। रिटेलर्स भी नहीं उठाएंगे तो हमें और नुकसान है। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, अब सवाल कि सर ये अगर डॉग इस तरीके का है, लॉस मेकिंग है, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या इस डिपार्टमेंट को बंद क्यों नहीं कर रहे? देखो दो बातें। एक तो मैंने समझा दी कि ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कुछ ना कुछ आपके एक्सपेंसेस को जो है ना ये आपकी हेल्प कर रहा है कंट्रीब्यूशन के अंदर, डिवाइड कर रहा है, आपके रिस्क को डिवाइड कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने ये डिपार्टमेंट बंद कर दिया तो ये एथिकली गलत है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रिलेटेड है। एम्प्लॉयज रिलेटेड है, वो बेरोजगार हो जाएंगे, सप्लायर्स रिलेटेड है, उनको सप्लाई आ रही है, कस्टमर रिलेटेड है, कुछ कस्टमर मांग रहा है। अच्छा, अब सवाल कि सर गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है, गवर्नमेंट तो टैक्स कैलकुलेट रेवेन्यू जनरेट करी थी, गवर्नमेंट कहती है एथिकल हो जाओ। अच्छा सर, तो ये तो हमारे साथ ज्यादती है कि ये लॉस में है, हम फिर भी चला रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि गवर्नमेंट कहती है अगर ये डिपार्टमेंट आपको इतना लॉस क्रिएट करते कि ये कैश काउ और स्टार इन इतना इतना लॉस करते कि कैश काउ स्टार दोनों के प्रॉफिट्स को नीचे ले आए, तो जब ये अगर ये दोनों के प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा नीचे ले आएगा कि वो लॉस में कन्वर्ट होने लगे, तो आप ये डिपार्टमेंट बंद कर दो। उस सिचुएशन में फिर आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि इस डिपार्टमेंट को आप बंद कर दो। सब बोलेंगे कि हाँ भाई सही है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉफिट्स कम हो रहे थे तो हमने डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। अगर प्रॉफिट्स में ज्यादा कोई कमी नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आपके रिस्क को डिवाइड कर रहा है, आपके एक्सपेंसेस को डिवाइड कर रहा है, तो भाई इस सिचुएशन में गवर्नमेंट मना करती है, आप इस चीज को बंद नहीं कर सकते हो। तो बॉस्टन मैट्रिक्स जो होता है ना, वो ये होता है जिसमें आप कैश का, स्टार, प्रॉब्लम चाइल्ड और डॉग, इट्स अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसमें आप 4 कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करते हो, कैटेगराइज करते हो। कंपनी फिर दिखाती है इसको कि भाई हमारे पास ये चीज है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? समझ आया? जी बॉस। अच्छा जी, अब देखो ये एक हमारे पास टॉपिक था बॉस्टन मैट्रिक्स का, जो कि भाई हमारे पे पेपर में देखो इसके अभी तक सवाल नहीं है। ये नया नया हमारे सिलेबस कंटेंट में आया हुआ है और ये नया नया आगे ऐड हुआ है, तो ये तो आपने करना है भाई। इसका कुछ पता नहीं, इसको कोई सवाल आ जाए तो मैं ये भी नहीं कहूंगा इससे कोई पास पेपर क्वेश्चन है, देयर आर नो पास पेपर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसमें एक टॉपिक और था भाई, वो भी मैं दिखा देता हूँ। दिस टॉपिक वाज बजट्स। बजट्स ये भी A2 लेवल का टॉपिक था, जो कि अब AS लेवल में ऐड हो चुका है हमारे पास। क्या सीन है भाई हमारे पास इसमें बजट से द पर्पस ऑफ बजट्स क्या होते हैं? बजट्स आर बेसिकली प्लानिंग के भाई, ये सब मैंने कल क्लास में पढ़ाया था फिजिकली ना, तो मैंने कहा भाई मैं तुम लोग से भी शेयर करूंगी ना। तो बजट्स आर बेसिकली एक प्लान होता है, फ्यूचर बिजनेस प्लान होता है, जिसकी बेसिस पे आप तमाम लोग चीजों को लेकर चलते हो, तमाम बिजनेस एक्टिविटीज को आप लेकर चल रहे होते हो, जिनको हम लोग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बजट्स बोलते हैं। अच्छा, क्या क्यों बनाए जाते हैं बजट्स? द यूज ऑफ बजट, ये देखो, the use of budget can improve the performance of a business because they can help with overall business planning। प्लानिंग करोगे तो आगे अच्छा लेके आप चलोगे। बजट्स की वजह से आप रिसोर्सेज को सही एलोकेट करते हो, बजट्स की वजह से आप अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करते हो, बजट्स की वजह से आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हो, बजट्स की वजह से आप अपने पुराने फिगर्स को करंट एक्चुअल मतलब बजटेड फिगर्स को एक्चुअल
फिगर से कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो, आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैनेजर्स अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को, अपने डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, जिसकी बेसिस पे फिर आपको प्रमोशन मिलता है, या आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, या आपको बोनसेस मिलते हैं, या आपको कमीशन मिलता है। तो बजट्स के भाई ये सारे यूजेस हैं जो कि याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ बेनिफिट्स बिल्कुल सेम वही है, फाइनेंशियल कंट्रोल होगा, करेक्टिव एक्शन ले सकते हो आप, ठीक है ना। आप रियलिस्टिक बजट सेट करोगे तो एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, ठीक है ना, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को आप चेक कर सकते हो और अपनी पास परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। बट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? अगर आपने अनरियलिस्टिक बजट्स, देखो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव अपने स्मार्ट सेट करने, स्मार्ट आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। ये हमारे हमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ये हमारे सिलेबस में है ये वर्ड स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। नाउ अगर आपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करे तो भाई आप पैसे भी गलत जाया कर दोगे, गलत मार्केटिंग कर दोगे, एम्प्लॉयज डिमोटिवेट होंगे, आपकी इकोनॉमी, आपके बिजनेस के अंदर डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, आपके बिजनेस के डूबने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बजट्स, के बजट्स का आपको अगर सेट नहीं करोगे तो क्या नुकसान आएगा। इसके बाद इसमें एक सवाल, हाँ इसमें ना ये दो बातें आती हैं। अब इसमें जो सिलेबस के हद तक बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबल एंड जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजटिंग वो बजट्स होते हैं जो कभी किसी जमाने में बनाए जाते थे, बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूँ आपको, जब ये अकाउंटिंग और अकाउंटिंग जो है ना कंपनीज में उतारी थी। तो उसमें क्या बताया था कि भाई जीरो बजटिंग जो होती है ना, वो बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच बनती है, जीरो से बनाते हैं और बोलते हैं ताहयात ये आपका जो है ना चलता रहेगा ये बजट। इस बजट में किसी भी किस्म की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, ठीक है ना, जिसकी वजह से जब भी एक अकाउंटिंग ईयर एंड होता था ना, तो देखो बजट का मतलब क्या है कि भाई एस्टिमेट। तो जब एक्चुअल फिगर से कंपेयर किया जाता है, मिसाल के तौर पे का मैंने कहा कि भाई मेरे 1,000 रुपए खर्च होंगे मटेरियल परचेस करने में, मेरे खर्च होगा 2,000। तो इसका मतलब क्या है, 1,000 तो मैंने बजट करके रखा था, 2,000 मेरे एक्चुअल लग गए, तो ये 1,000 का नेगेटिव आ गया मेरा बजट। अब देखो मार्केट में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। एक प्लानिंग करके रखते हो, एक अलग कहानी है। तो जीरो बेस्ड बजट क्या करता था, जीरो बेस्ड बजट बोलता था कि नहीं, इस तरीके से नहीं करो, बस जो मैंने कह दिया ना, अपने हर खर्चे को ना बजट के अंदर रखो। तो इस वजह से ये वाला जो पूरा का पूरा बजट था ना, ये हमेशा नेगेटिव में ही रहता था, इसलिए क्योंकि भाई अब एक्चुअल मार्केट से तो आप नहीं लड़ सकते ना, सामने वाला आपसे पैसे ज्यादा मांग रहा है, आपने कहा नहीं नहीं मैं तो 1,000 में ही लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी कभी आपको मार्केट के हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है। तो भाई ये बजट जो है ना फिर फ्लॉप कर दिया, ये फ्लॉप हो गया, ये बजट फिर काम नहीं आया, लोगों ने इसको इस्तेमाल, बिजनेस ने इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, बिजनेसेस ने, फिर अकाउंटेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया ये फ्लेक्सिबल बजट। नाउ ये बजट आज तक इस्तेमाल होता है। इस बजट के बारे में कहा यह जाता है कि ये बजट जो है ना, बहुत सारी कंपनीज 15 दिन के बाद, महीने के बाद, क्वार्टरली, वीकली या एवरी 6 मंथ्स, उनकी मर्जी है, हर बिजनेस पे वेरी करता है कि किस तरीके से इसको चेंज करता है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि भाई मेरे एक डिपार्टमेंट में 1,000 रुपए का परचेजिंग हो रही है और एक डिपार्टमेंट में मुझे 2,000 रुपए की सैलरी देनी है। अब मिसाल के तौर पर जब मैंने सैलरी देने के लिए गया, तो मैंने एस्टिमेट करके रखा था मेरे 2,000 लग जाएंगे, एक्चुअल में लग गए मेरे 1,500 रुपए, तो यह 500 का फेवरेबल आ गया, मतलब ये पैसे मेरे बच गए। 1,000 रुपए का मटेरियल लेने गया, 1,500 का मटेरियल आ गया, तो दैट मीन्स ये 500 का नेगेटिव आ गया, ये बजट किया था ये एक्चुअल हो गया, तो अब ये 500 का नेगेटिव है। अब ये बजट क्या अलाउ करता है आपको, ये इस फ्लेक्सिबल बजट की सबसे बड़ी खासियत है, उसने बोला अच्छा यहाँ 500 बचे थे ना, इन 500 को यहाँ पे लेकर आओ, इस 500 को इस 500 से नेट ऑफ करो और ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये भी एक पॉइंट पे हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा और ये तो था ही पॉजिटिव में। तो इस बजट से फायदा ये हुआ कि हम लोग इधर का पैसा निकाल के उधर, उधर का पैसा निकाल के इधर करके ना, किसी तरीके से अपने बजट्स को हम लोग पॉजिटिव में ले आते हैं, जिससे कंपनी का जो रिप्रेजेंट है, एक मार्केट फ्लो है, जिस तरीके से लोग इसको देखते हैं, वो फिर बहुत अच्छे तरीके से देखते थे। यहाँ तक आनी क्लियर है? जीरो बेस्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट समझ में आया क्या डिफरेंस है इनका? हाँ क्लियर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट डाल लो भाई। ये देखो अगेन ये हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, अभी तक इसके कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं। डिपेंड करता है भाई, 2 मार्क का सवाल भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है।
तो बजट्स तुम लोग को जो है ना इस तरीके से आने चाहिए। अच्छा अब देखो इसमें एक आखिरी चीज है बजट्स में जो कि पढ़ने की है, वो है ये चीज कैलकुलेशन। 2 मार्क की P2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे बोल रहे रेंट 1850 बजट किया था, एक्चुअल भी 1850 आया, तो डिफरेंस जीरो का है तो न्यूट्रल लिख दिया। इंग्रेडिएंट्स हमने प्लान किया था 2450, एक्चुअल हो गए 2800, तो 350 का खर्चा ज्यादा हो गया, तो हमने इसको लिख दिया एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव। हीट एंड लाइट 320 हमने बजट किया था, 300 खर्च हुए, तो 20 से हमारे पैसे बच गए, तो हमने बोला भाई ये आया पॉजिटिव फेवरेबल। फिर वेजेस 600 रुपए दिमाग में रखी थी, 630 एक्चुअल लोगों ने मांगी, तो 30 का क्या हो गया मेरे पास, ये एडवर्स आ गया, दैट इज नेगेटिव। अब कल एक क्लास में एक बच्चे ने बोला सर हम अगर ओवरऑल वेरिएंस निकालें तो कैसे निकालेंगे, मैंने बोला ऐसे निकालोगे, 350 आपका नेगेटिव है, +20 है, और -30 है, तो इसको आपने करा -350 +20, तो बेटा मैंने बोला ये आया 330, और -30 इसमें करोगे तो मैंने बोला इक्वल्स टू ये -360। मतलब आपका ओवरऑल बजट में नहीं कहा था, बजट एंड में नेगेटिव में आता है, तो वो ओवरऑल बजट जो है ना वो -360 के एडवर्स में आ रहा है। ये कहानी क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है इसमें ना, आपने नेचर देखनी होगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला भाई 1000 रुपए की सेल मैंने सोच के रखी थी, मेरी 1000 की सेल होगी, एक्चुअल में मेरी 2000 की सेल हो गई, तो मैंने बोला भाई 1000 का मेरा फेवरेबल हो गया, मैंने ज्यादा पैसे कमा लिए। यही 500 होती तो मैं बोला 500 का एडवर्स आ गया, मैंने 1000 सोचे तो 500 कमाए। तो आपने ये आइटम्स जो लिखे हैं ना, इनके आपने वो देखने हैं, इनकी नेचर देखनी है कि कैसी है, उस हिसाब से एडवर्स और फेवरेबल निकलेगा। और अगर आपसे पेपर में मांग लिया कि भाई आप हमें ओवरऑल बताओ कि ओवरऑल क्या सीन है इसका, मतलब ओवरऑल आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो फिर ये माइनस प्लस माइनस करके आप अपना ओवरऑल बजट निकालोगे, ओवरऑल वेरिएंस निकालोगे। हाँ भाई शहीर लाइवा काफी समझ आया? जी सर आ गया। आ गया। पक्की बात है? हाँ। सही है, ठीक है। अच्छा ये जो है ना चीजें मैं अभी तुम लोगों को फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, बॉस्टन मैट्रिक्स भी निकाल के भेज देता हूँ और बजट्स भी भेज देता हूँ। तो प्लीज ये जो है ना फिर आप लोगों ने याद कर लेने, क्योंकि ये जो है ना बहुत लाजमी है, याद करना इनका बहुत लाजमी है, क्योंकि अभी ये तक इनके कोई सिलेबस, ये सिलेबस का पार्ट बन चुके हैं लेकिन टेस्टिंग नहीं हुई है, तो एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारे पेपर में ये चीज आ सकती है। कैलकुलेशन तो चलो P2 में आती है, लेकिन हमारे पास इसमें भी आ सकती है। ठीक है? ये फॉर्मूला अभी याद करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो P2 में नहीं आएगा। नहीं, ये तो A2 का पार्ट है, इसको छोड़ दो। ये A2 है, इसका नहीं है, हमारा नहीं है। जहां तक था वो मैंने बता दिया। ठीक है भाई? सही है सही है। ओके चलो भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।